हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेश कुमार यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैग में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 आज चैप्टर 3 की शुरुआत करेंगे। ठीक है, जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, चैप्टर का नाम। ठीक है, जो जिसका आज हम परिचय देखेंगे। ठीक है, परिचय इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम परिचय देखेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे पहले परिचय नहीं देखते हैं, वो चैप्टर मतलब प्रश्नावली सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो लोग उन लोगों को जान लीजिए कि बहुत ही गलत कर रहे हैं वो लोग। अगर परिचय परिचय जब हम परिचय जानेंगे पाठ का, तभी तो इंटरेस्ट होगा कि हाँ, इस पाठ में क्या जानने वाले हैं या क्या इसमें है, ये क्या पढ़ना है। ठीक है, तो परिचय आना बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम परिचय जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भूमिका जानेंगे। भूमिका क्या लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है, पिछली कक्षाओं में हम रैखिक समीकरण के अध्ययन की शुरुआत कर चुके हैं। पिछली कक्षा यानी कि कक्षा 9th में। ठीक है, जहां हम एक और दो चर वाले रैखिक समीकरण तथा उनके ग्राफ के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगले कक्षा 9th में आप लोगों ने ग्राफ और उनके रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन किया जैसा। ठीक है, इस अध्याय में हम दो चर में रैखिक समीकरण युग्म, रेखाओं की सुसंगतता, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विभिन्न विधि, दो चर वाले रैखिक समीकरण के समानीय समीकरण तथा इबारती प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे क्या लिखा हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विभिन्न विधियां। ये विभिन्न विधियां मतलब प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, 3 विधियां। यही सब इसमें हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं, जैसे पाठ का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हम जान लेते हैं समीकरण क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन। समीकरण एक कथन है जिसमें दो बीजगणितीय व्यंजक समान होते हैं। ठीक है, दो बीजगणितीय व्यंजक मतलब जैसे इस तरफ कोई व्यंजक दिया हो, बराबर के इस तरफ कोई व्यंजक दिया हो, और बराबर के इस तरफ एक व्यंजक दिया हो। ठीक है, तो वो समीकरण हो जाएगा। ठीक है, आसान परिभाषा में तो 5x प्लस 15 बराबर 0 एक समीकरण है। ठीक है, अब हम देख लेंगे एक चर में रैखिक समीकरण अगर हो तो कैसे पहचानेंगे। ठीक है, केवल एक चर वाले समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 हो, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। केवल एक चर। ठीक है, अब चर क्या होते हैं, ए से जेड तक जितने भी अक्षर हैं वो सब चर होंगे, और 1 से 9 तक या एक शून्य को भी शामिल कर लें, जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी अचर होंगी। ठीक है, तो देखिए क्या है, पहले इसे देखिए, पहला इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि 6x प्लस 7 बराबर 10 प्लस 3x। ठीक है, अब देखिए केवल एक चर यानी कि x, इधर भी x है, यहाँ पर कहीं y या z कोई नहीं है ना, सिर्फ x ही है। तो यही हमें लेना है कि सिर्फ x हो, और जिसकी अधिकतम घात देखिए यहाँ पर एक ही है और एक ही की अधिकतम घात है। ठीक है, तो यही लेना है। दूसरा देख सकते हैं 5z माइनस 3 बराबर z/2 माइनस 11। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए दोनों में z ही z है, दोनों दोनों व्यंजक z z ही है। ठीक है, और दोनों की घात भी एक ही। तो इस तरह हम पहचान सकते हैं कि यह एक चर रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब दो चरों में रैखिक समीकरण कैसे रहेगा, दो चरों यानी x और y में रैखिक समीकरण को प्रायः निम्नलिखित रूपों में लिखा जाता है। ठीक है, दो चर में जैसे पहला ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वरना इक्वेशन नहीं होगा, समीकरण नहीं होगा। ठीक है, और b का मान भी डज नॉट इक्वल टू 0, b का मान भी 0 नहीं होना चाहिए, तथा a b तथा c वास्तविक अचर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये तो मतलब मानक रूप या दर्शा दें कि इस तरह से होगा इसका क्रम। यहाँ पर ए बी और सी कोई संख्याएं लिखी जाएंगी, मतलब अचर हैं। ठीक है, और जो x और y है, दो चर नहीं लिखा है तो इसमें x और y दो चर हैं, और a और b और c ये वास्तविक अचर हैं, मतलब यहाँ पर कोई संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर से 3x हो सकता है, प्लस 2y हो सकता है, प्लस 5, इस तरह से मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये एक पैमाना है। ठीक है, और दूसरा है ax प्लस बी वाई बराबर d, जहां भी यहाँ पर भी a डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब a 0 ना हो तथा b डज नॉट इक्वल टू 0, b भी 0 ना हो, और a b तथा d वास्तविक अचर हैं। यहाँ पर भी a b और d का मान कुछ भी हो सकता है, बस 0 को छोड़ करके। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम देख सकते हैं 3x माइनस वाई बराबर 7। देखिए अब यहाँ पर x और y दो चर हैं। ठीक है, लेकिन जो है देखिए a और b, a का मान 3 है और b का मान 1 है, मतलब a और b का मान 0 नहीं है, तो ये दो चर रैखिक समीकरण है। ठीक है, दूसरा 7x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0, यहाँ पर भी देख लिए x के 7 है और y का 1 है, और यानी कि मतलब a और b यहाँ पर भी 0 नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं रैखिक समीकरण युग्म के संगत रेखाओं का निरूपण तथा संगतता। ठीक है,
रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के संगत रेखाओं का आलेखीय निरूपण बीजगणितीय व्याख्या अर्थात हलों की संख्या तथा संगतता निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है। सारणी कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है सारणी यहाँ पर है। सारणी में क्या दिया हुआ है, अनुपातों की तुलना, आलेखीय निरूपण, बीजगणितीय व्याख्या मतलब हलों की संख्या की, मतलब इस समीकरण में अगर इस तरह से है अनुपात तो हल कितने निकलेंगे। ठीक है, यही बीजगणितीय व्याख्या होती है। संगतता मतलब वो हल जो निकलेंगे वो संगत हैं कि असंगत हैं, ये याद करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे पहला कंडीशन है कि यदि a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, मतलब अगर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ये कि a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है, मतलब a और b और c कुछ दिया रहेगा और इसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2, मतलब दो समीकरण दिया रहेगा और दोनों से हम a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 निकाल लेंगे। ठीक है, और दोनों की जब तुलना करेंगे तो अगर a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है तो रेखाएं किसी प्रतिच्छेदी प्राप्त होंगी। ठीक है, और हल कितना निकलेगा, एक हल निकलेगा। अद्वितीय मतलब अद्वितीय का मतलब जिसके तरह और कोई ना हो। ठीक है, इसका मतलब एक हल। और संगतता क्या होगी, संगत होगा। हल क्या है, संगत होगा। ठीक है, अब देखिए हम देख लेते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होंगी। ठीक है, देखिए जैसे ये हम मान लिए ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। ठीक है, हम इसे मान ले हैं। अब देखिए एक जैसे एक रेखा इस तरह से जा रही है, एक रेखा मान लिया इस तरह से आई। ठीक है, और एक रेखा इस तरह से आई। ठीक है, तो यहाँ पर काटी कि नहीं काटी, यहाँ पर एक बिंदु कटा ना, तो यही जो कटा वाला बिंदु है यही वाला हमारा प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। और ये कब होगा, जब a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 ये कंडीशन होगा, तब हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी और सिर्फ इसका एक हल प्राप्त होगा और क्या, संगतता संगत होगी। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन है कि जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तब क्या होगा, तब आलेखीय निरूपण क्या होगा, संपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। संपाती मतलब एक ही रेखा पर, कैसे, देखिए देखिए जैसे ये देखिए ये है x अक्ष, ये है y अक्ष। ठीक है, अब जैसे मान लिया कोई रेखा इस तरह से गई, इस तरह से कोई रेखा गई, तो यहीं पर तीनों बिंदु हो जाएंगे। यहीं पर दूसरी रेखा भी जाएगी, यहीं पर तीसरी, मतलब इसी के ऊपर ऊपर जाएगी, एक ही रेखा पर बिंदु स्थित होंगे। जैसे मान लिया एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, और अनंत हल कैसा होगा, अनंत हल होगा। ठीक है, अनंत मतलब इस पर कई बिंदु आ सकते हैं, कई कुछ भी आ सकता है, मतलब हल अनंत होगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और संगतता संगत होगा। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन था। तीसरा है कि जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, मतलब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटे b2 के और c1 बटे c2 के बराबर ना हो, तब कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी, समांतर रेखाएं। समांतर मतलब वो एक दूसरे को कभी न काटती हूं। जैसे देखिए हम जैसे इसको मान लेंगे x अक्ष, ठीक है, इसको मान लेंगे y अक्ष। अब जैसे एक रेखा इस तरह से गई, ठीक है, और एक रेखा इस तरह से गई, तो ये समांतर रेखा होंगी। मतलब इनके दोनों की बीच की दूरी समान रहेगी हमेशा, चाहे इतना बड़ा कर दें, इस तरफ इस तरफ इस तरफ बढ़ा दें या इस तरफ बढ़ा दें, मतलब समान दूरी रहेगी। ठीक है, और कहीं पर ये मिलकर इस तरह से काटेंगी नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सीधी जाएंगी। तो यही यही मतलब समांतर रेखाएं होती हैं। तो अगर ये कंडीशन है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, तो समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी और कोई हल नहीं होगा। जब ये कहीं मिलेंगे तो हल कैसे निकलेगा, कोई हल नहीं होगी और संगतता असंगत होगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये भी। अब हम देख लेते हैं रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने के कुछ बीजगणितीय विधियां निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब कुछ समीकरण दे रहेंगे आगे जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो इसमें हल करने की विधि है। ठीक है, पहली है प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, दूसरा है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तीसरा है वज्र गुणनखंड विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब इसमें से प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि तो बहुत आसान है, लेकिन वज्र गुणनखंड विधि हल्का सा, बहुत हल्का सा, मतलब उसको हार्ड नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इन दोनों से कुछ हार्ड है, लेकिन हम उसको भी आपको बहुत अच्छे समझा देंगे। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। अब हम वज्र गुणनखंड विधि के बारे में कुछ जान लेते हैं कि कैसे इसको निकालेंगे या कैसे क्या है। ठीक है, तो इस विधि के अनुसार दो रेखिक युग्म का निकाय, ठीक है, दो समीकरण यानी कि a1x
प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये हमें दिया रहेगा। मतलब दो a1 b1 c1 के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, कोई संख्या हो सकती है। तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो समीकरण इस तरह से दिए रहेंगे। तो हम कब वज्रगुणन खंड विधि का प्रयोग करेंगे, जहां a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, अर्थात इसका तिरछा गुणा कर देंगे। a1 इंटू b2 डज नॉट इक्वल टू a2 इंटू b1, मतलब चाहे ये रहे या ये रहे, का अद्वितीय हल होता है जब, ठीक है, तब क्या होगा, x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 तथा y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है, इस तरह से निकलेगा। x का मान आ जाएगा ये b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 माइनस a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 तथा y का मान आ जाएगा c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 अपॉन a1 इंटू b2 इंटू a2 b1, ठीक है। अब इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, bc 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 bc, ठीक है, ab ab ca ca ab ab और 12 21 12 21 12 21 12 21, मतलब bc और ca और नीचे ab भी दोनों में रहेगा। इस तरह से भी याद कर सकते हैं। और एक विधि और भी है याद करने की, ठीक है, एक विधि और क्या है, वज्रगुणनखंड विधि को याद करने की तकनीक, ठीक है, इसे हम तकनीक कहेंगे, ठीक है। अब देखिए x इस तरफ y और a, अब देखिए इस तरफ हम क्या लिख देंगे, b1 c1 a1 b1, या इस तरह से लिख देंगे b c a b, क्या लिख देंगे, b c a b, हमारे साथ आज याद कर लीजिए, b c a b, जोर जोर से बोलिए, क्या, b c a b, ठीक है, और दूसरा b c a b, दोनों में b c b c a b लिख दीजिए, ठीक है, b b c c a a b b, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, 1 1 1 1 ऊपर वाले में, नीचे 2 2 2 2, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तिरछा गुणा, देखिए b1 का c2 से, फिर b2 का c1 से, फिर इस तरह से c1 का a2 से, c2 का a1 से, a1 का b2 से, a2 का b1 से, ठीक है, इस तरह से कर देंगे। अब देखिए x अपॉन क्या लिख देंगे, इसका जो गुणा हैं b1 इंटू c2 माइनस लगा देंगे, फिर जो इसका गुणा आएगा b2 c1, कितना आसान है, फिर बराबर लगा देंगे, फिर y ले लेंगे, y लेंगे तो क्या जाएगा, c1 का a2 से तो c1 a2 माइनस c2 a1, इस तरह से 1 ले लेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम वज्रगुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं सवाल को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, वज्रगुणनखंड विधि बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि समीकरण दिए रहेंगे उनको कैसे हल करना है, लेकिन अब हमारे पास जैसे क्या लिखा है, भिन्न प्रकार के शाब्दिक प्रश्न, मतलब इसमें शब्द प्रश्न लिखे रहेंगे, ठीक है, और उसको हमें समीकरण में कन्वर्ट करके फिर उसको हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। पहला कंडीशन है कि यदि प्रश्न में दो व्यक्तियों की आय ज्ञात करनी है, ठीक है, आगे प्रश्न होगा इसमें, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें इस चैप्टर में हैं, तो आगे प्रश्न ऐसा आएगा आप लोगों को मिलेगा कि उसमें दो व्यक्ति की आय ज्ञात करनी होगी। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम पहले ही जान लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें वो जब हम ज्ञात करें तो हमें आसानी रहे, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेंगे, दूसरे की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेंगे, ठीक है, पहले की x दूसरे की y। अब अगर प्रश्न में हमें दे देता है कि यहाँ कुछ साल, मतलब एक स्थान पर कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 4 साल 5 साल 10 साल पहले की आयु इतनी है, और दूसरे मतलब पहले की आयु और दूसरे की आयु इतनी है, या 10 साल बाद दे देता है, तो कैसे करेंगे, अगर a वर्ष पहले मतलब बिफोर पहले व्यक्ति, पहले दो बार कैसे कंफ्यूजन, मतलब पहले की मतलब इतना साल पहले बिफोर, और पहले व्यक्ति यानी फर्स्ट पर्सन की आयु क्या हो जाएगी, तो x तो आयु थी वर्तमान, और a वर्ष पहले तो घटा देंगे यानी x माइनस a वर्ष, ठीक है। और इसी तरह से a वर्ष पहले दूसरे व्यक्ति की आयु, तो दूसरे की y थी तो y माइनस a वर्ष आ जाएगा, ठीक है। अब हमें बाद दिया हो मान लिया, ठीक है, a का मान कुछ भी आ सकता है, ये नहीं कि हाँ ये आएगा, ठीक है। b मतलब b वर्ष बाद हम मान लेते हैं, b वर्ष बाद b का मान भी कुछ हो सकता है, b वर्ष बाद पहले व्यक्ति की आयु, मतलब ये पहले था तो माइनस कर देंगे और बाद है तो प्लस, तो b वर्ष बाद पहले व्यक्ति की आयु x प्लस b वर्ष, और b वर्ष बाद दूसरे व्यक्ति की आयु तो x प्लस, यहाँ पर भी प्लस होगा, सॉरी यहाँ पर भी x प्लस b वर्ष, ठीक है, इस तरह से। अब हमें कंडीशन 2 है कि यदि प्रश्न में अंक या संख्या ज्ञात करनी हो, जैसे प्रश्न ऐसे आता है कि अरे मतलब आ सकता है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से इतना अधिक है, और दहाई का मतलब इस तरह से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो संख्याएं ज्ञात करो, इस तरह से प्रश्न आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे दहाई का अंक x, इकाई का अंक y, ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस y, इस तरह से।
और अगर कभी आ जाता है उसमें कि यदि अंकों का स्थान पलट दिया जाए तो संख्या इतना हो जाती है, इतना हो जाती है, ठीक है, इस तरह से भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, तो अंकों का अंक पलट दिया है, दहाई का यहाँ पर x माने तो y कर देंगे। समझ में आ रहा है, यहाँ पर दहाई का x माने थे तो दहाई का y कर देंगे, मतलब उल्ट देंगे, तो दहाई का अंक y हो जाएगा और इकाई का अंक x हो जाएगा। इसी का उल्ट देंगे तो संख्या भी उल्ट जाएगी, तब y के स्थान पर x हो जाएगा, 10x + y था तो 10y + x हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। अब यदि प्रश्न कंडीशन 3 है कि यदि प्रश्न में भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है, भिन्न, तो हम भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे, तो मान लेंगे माना भिन्न का अंश x है, भिन्न का आहार y है, तब भिन्न क्या हो जाएगी, x/y, इस तरह से। काफी आसान है, ठीक है। अब चौथा कंडीशन है कि यदि प्रश्न में दूरी, चाल और समय ज्ञात करना हो, ठीक है, तब कैसे करेंगे, तो हम मान लेंगे, देखिए चाल बराबर नहीं, मान लेंगे चाल बराबर क्या होता है, हम जानते हैं पहले से ही कि चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर हम ये कक्षा 7, 8, 9 में पढ़ते आ रहे हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, दूरी बराबर। अब देखिए एक ही फार्मूले से तीनों फार्मूले निकले हैं, कैसे, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, अब बटा 1 कर देंगे, दूरी इस तरफ आ जाएगी, 4 गुणा समय हो जाएगा, इसका मतलब दूरी बराबर 4 गुणा समय। तो समय बराबर, अब समय बराबर क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा अगर कर दें तो 4 गुणा समय बराबर दूरी, यहीं देख लीजिए, तो समय क्या हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो समय बराबर दूरी बटा 4, इस तरह से, ठीक है। तो हम एक बार फिर से देख लेंगे, 4 बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर 4 गुणा समय, तथा समय बराबर दूरी बटे 4, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि नाव की चाल धारा की चाल से इतनी अधिक है, तथा धारा की दिशा में इतना किलोमीटर जाने पर इतने घंटे लगते हैं, तथा विपरीत दिशा में जाने पर इतने घंटे लगते हैं, तो कितना दूर है या कितनी चाल है, ठीक है, इस तरह से ज्ञात करना रहेगा। तो कैसे करेंगे, तो हम मान लेंगे कि स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा स्थिर जल में ही धारा की चाल, ये हमेशा याद रखिए, नाव धारा से संबंधित केवल क्लास 10th में नहीं, क्लास 11th, 12th और कम्पिटेटिव एग्जाम में जान लीजिए नाव धारा बहुत आता है, जान लीजिए। अगर आप लोग अभी इससे नाव धारा पढ़े रहेंगे तो आगे आपको काम देगा। नाव धारा से संबंधित आगे बहुत क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम हमेशा नाव की चाल x मानेंगे, धारा की चाल y मानेंगे, ठीक है। और अगर धारा की दिशा में चाल तो x + y जुड़ जाएगा, x + y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा मतलब जैसे हम धारा, पानी बह रहा है और उसी की दिशा में हम जा रहे हैं, जैसे पानी दाएं से बाएं बह रहा है, ठीक है, और हम भी दाएं से बाएं जा रहे हैं, तो चाल जुड़ जाएगी। और धारा की विपरीत दिशा में चाल, जैसे मान लीजिए कि धारा की चाल हाँ हमसे थोड़ा तेज है, मतलब वो दाएं से बाएं आ रही है, हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो उसमें चाल घट जाएगी, ठीक है। धारा की दिशा में चाल जुड़ जाएगी और विपरीत दिशा में घट जाएगी, यानी कि धारा की दिशा में चाल x + y किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में चाल x - y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो समझ में आया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। अब पांचवा कंडीशन क्या है कि यदि प्रश्न ज्यामिति और क्षेत्रमिति पर आधारित हो, ठीक है, ज्यामिति और क्षेत्रमिति पर, तब कैसे हल करेंगे, तो हम मान लेंगे, ठीक है, कि माना यदि प्रश्न ज्यामिति और क्षेत्रमिति पर आधारित हो, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, ठीक है, तथा दूसरा समांतर चतुर्भुज में विपरीत कोण समान होते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज क्या होगा, देखिए समांतर चतुर्भुज इस तरह से होता है, समांतर चतुर्भुज, तो इसके जो विपरीत के कोण होंगे, यानी कि इसको ए बी सी डी मान लें, तो जो ये कोण होगा ये इसके बराबर होगा, क्या लिखते हैं, कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी। यही ये कह रहा है दूसरा वाला कि समांतर चतुर्भुज में विपरीत कोण समान होते हैं, ठीक है। अब है तीसरा कि चक्रीय चतुर्भुज में विपरीत कोणों का योग एक संपूरक होता है। ये एक वृत्त है, इसी में हम बना देते हैं, इसको मान लीजिए चक्रीय चतुर्भुज। मतलब जो चक्रीय चतुर्भुज किसे कहेंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसकी जो चतुर्भुज की चार भुजाएं वृत्त पर स्थित हो, ठीक है। तब देखिए, अगर देखिए चक्रीय चतुर्भुज में विपरीत कोणों का योग संपूरक होता है, ए बी सी डी, ठीक है, विपरीत कोणों का योग, यानी कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, ठीक है, संपूरक का मतलब 180, तथा कोण बी प्लस कोण डी ये भी बराबर 180 अंश होगा, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब तीसरा है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ये तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई तथा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर
वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा यानी 4 गुणे ये। ठीक है, तो ये सब था अध्याय 3 के बारे में जो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ पूरा इसके बारे में पूरा जो पढ़ना है वो समझ में आ गया होगा। तो अगर फ्रेंड्स समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि आपको कैसा लगा। अगर आप कोई दिक्कत है या परेशानी है या पढ़ाने में कोई गड़बड़ी या कुछ और सुधार चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम सुधार करेंगे। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि भी हम न्यू चैनल क्रिएट किए हैं, तो आप लोग कुछ मदद कीजिए हमारा और चैनल को शेयर ज़्यादा कीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए सॉरी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, इससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके उदाहरण को लेकर। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।